व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एएनजी 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा 37वां लेक्चर है, जो है लैंग्वेज रिव्यू और के हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आगे हम लेके चलेंगे कि सेंटेंस में कुछ गलतियां तो हमने पढ़ ली, ठीक है। आज हम मजीद सेंटेंस की एग्जाम और उसमें जो गलतियां होती हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है लैक ऑफ पैरेललिज्म, यानी पैरेलल नहीं होता, एक लेवल नहीं होता। वो कहते हैं कि जो सेंटेंस के वो पार्ट जिनका फंक्शन सेम है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, तो वो उनका लिखने का अंदाज भी सेम होना चाहिए। दूसरी चीज़ है चॉपी सेंटेंस। आपका सेंटेंस इतना शॉर्ट नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल चॉपी लगे, बल्कि अगर आपका सेंटेंस बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो आप कोशिश करें कि उसको डिपेंडेंट क्लॉज बना देना, सामने वाले के साथ दूसरे सेंटेंस के साथ मिला दे। बहुत शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इन छोटे छोटे सेंटेंस अगर आप लिखेंगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। फिर उसके बाद मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, यानी मॉडिफायर जो है वो मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, यूज़ करें। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे जो है वो एडवर्ब यूज़ करना है, कहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ करना है। कोई भी चीज़ आपने जो यूज़ करनी है वो कहाँ पे यूज़ करनी है। आपका मॉडिफायर आपके नाउन को क्लैरिफाई कर रहा होता है, आपके वर्ब को क्लैरिफाई कर रहा होता है, आपके एडवर्ब को क्लैरिफाई कर रहा होता है। यानी हर वो चीज़ जो आपके जो नाउन को, आपके वर्ब को, आपके पूरे जुमले की वजाहत कर रही होती है, वो मॉडिफायर होती है। तो मिसप्लेस नहीं करना आपने। अपनी क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि केयरफुली मॉडिफायर्स को यूज़ किया जाए। अगली चीज़ है इंटरप्रेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप मॉडिफायर को सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान या वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान लगा देंगे तो आपका स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है वो वीक हो जाएगा और आपका सेंटेंस को समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है वो ऐसी चीज़ें से अवॉइड करें, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग और बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड मॉडिफायर्स होते हैं वो भी जो है वो वीक कर देते हैं आपके सेंटेंस को, तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना है। उसके बाद मॉडिफायर्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। तो मॉडिफायर्स ऑफ नाउन शुड बी प्लेस्ड ईदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द नाउन, ठीक है। कि आपको जो नाउन का मॉडिफायर है, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि मॉडिफायर होता ही वो है जो आपके नाउन को या वर्ब को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो अगर आपने नाउन का मॉडिफायर लगा रहे हैं तो या तो फ़ौरन उसके पहले लगेगा या फ़ौरन उसके बाद लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर उसके दरमियान में कुछ और लफ्ज़ आ जाएगा तो फिर वो मॉडिफायर नहीं रहेगा नाउन का, होता ही वो है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा हो, ठीक है। तो आपका क्या है, नाउन या नाउन का जो मॉडिफायर है वो इमीडिएटली बिफोर या इमीडिएटली आफ्टर द नाउन होना चाहिए। ये एज अ एमसीक्यूज भी ये चीज़ आ सकती है, वैसे भी आपको उसको पता होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि एडवर्ब मॉडिफायर्स, एडवर्ब शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल द वर्ड और फ्रेजेस दैट दे मॉडिफाई। यानी यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि वो मॉडिफाई, जो एडवर्ब का मॉडिफाई है, वो उस वक्त यूज़ हो जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। आपके वर्ड्स और आपके फ्रेजेस के करीब तर हो, लेकिन दरमियान में वर्ड यूज़ हो भी जाए तो चल जाता है इसका। अगला है डेगलिंग मॉडिफायर। आप जो कहते हैं कि मॉडिफायर whose connection to the sentence is implied and intended but not actually made explicit is said to dangle। यानी कि आप कहते हैं कि एक ऐसा मॉडिफायर आप यूज़ कर रहे हो जिसका कनेक्शन आपके उसमें जो है वो सेंटेंस में ज़रूरी है, ठीक है। आपने उसे डाला भी है लेकिन वो एक्चुअली मेड एक्सप्लिसिट सेड टू डेंगल, यानी उसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। आपकी राइटिंग की क्लैरिटी ख़त्म हो रही है, ठीक है। डेगलिंग मॉडिफायर यूज़ करने से वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपकी राइटिंग को, उसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी और आपने उसे ऐड कर दिया है, तो आप क्या करोगे, उसे हटा दोगे। और अगर वो यूज़ हो रहा है तो वो डेगलिंग मॉडिफायर है, ठीक है। अगली चीज़ है डबल नेगेटिव, कि अगर आपको कोई चीज़ नेगेटिव आइडिया, नेगेटिव चीज़ एक्सप्रेस करनी है तो एक बार नेगेटिव वर्ड यूज़ करें, ठीक है। तो दो बार अगर आप यूज़ करेंगे, डबल नेगेटिव यूज़ करेंगे तो वो क्या है, कभी कभी वो पॉजिटिविटी भी आ जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चला जाता है। इसलिए आप एक चीज़ के लिए मना कर रहे हो तो मैंने नो आई कांट डू दिस, आपने शुरू में नो बोला है तो आपको दोबारा आई कांट बोलने की जरूरत नहीं है, फिर शुरू से नो हटा दो, ठीक है। इन दो बार डबल नेगेटिव यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉल्टी कंपैरिजन, गलत कंपैरिजन नहीं करनी। कंपैरिजन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक तरफ जो चीज़ है वैसी ही चीज़ दूसरी तरफ भी होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसा मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो जैसा एक तरफ चीज़ मौजूद है वैसे ही दूसरी तरफ मौजूद होना ज़रूरी है। गलत कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन में यहाँ पे नीचे दिया हुआ कि नॉन पैरेलल कंपैरिजन जैसे होते हैं, जैसे ही लाइक्स क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल, नहीं, आप इसके साथ प्लेइंग लगा के अपने कंपैरिजन का जो वो एक तरतीब थी वो गलत कर दी, नॉन पैरेलल हो गई है ये, ठीक है। तो ये तरीका क्या होगा कि ही लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल, अब सबको पता है कि खेलते ही हैं, देखते थोड़े ही हैं, ठीक है। तो अगर देखने का होगा तो ही लाइक्स वाचिंग आ जाएगा ना शुरू में, ठीक है। तो वही बात है, इनकम्प्लीट कंपैरिजन अगर आप करोगे कि आप एक चीज़ लिख रहे हो दूसरी नहीं लिख रहे हो तो ये भी गलत होता है, इसमें से भी पैरेललिज्म खत्म हो जाता है। शोएब अख्तर इज़ अ बेटर प्लेयर, अब इसमें आपने कंपैरिजन, अगर आप अपने ऊपर लिख रहे हो कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो फिर किससे के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ देन ब्रेट ली, तो यानी कि कंपैरिजन कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं इन अप्रोप्रिएट शिफ्ट्स नहीं होनी चाहिए, कि बी कंसिस्टेंट इन योर चॉइस ऑफ टेंस, यानी आपने जो टेंस, जो मूड या जो पर्सन या वॉइस यूज़ कर रहे हैं
उसका एप्रोप्रिएट शिफ्ट रखें, यानी विदाउट रीज़न आप जो है वो अगर शिफ्टिंग करेंगे तो आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देंगे अपनी जो है वो उसकी क्लैरिटी को, अपनी राइटिंग की क्लैरिटी को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। आपके पास रीज़न होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें टेंस में इनअप्रोप्रिएट शिफ्टिंग, यानी कि आप प्रेजेंट टेंस में सब कुछ लिखते जाते हो और अचानक आप पास्ट में चले जाओगे, स्विच कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न स्विच कर रहे हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। शिफ्टिंग इन मूड, आप अच्छे मूड में, कन्विंसिंग मूड में अगर एक चीज़ लिखते जा रहे हो, अगर अचानक से आप मूड चेंज कर दोगे, आपका जो है वो अंदाज हो जाए थोड़ा सा सामने वाले के लिए मतलब आपका पर्सुएसिव था, हैप्पी वाले था, ठीक है, आप इतने हम्बल तरीके से बात कर रहे हो, अचानक से रूड आ जाए आपका बिहेवियर तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस भी होने चाहिए। टेंसेस में एक सीक्वेंस होनी चाहिए, आपने जिस तरीके से जो बात हो रही है टाइमिंग के लिहाज से और इवेंट्स की सीक्वेंस के लिहाज से आपने जो है वो टेंस यूज़ करने हैं, क्योंकि आप पता चलता है आपके टेंसेस से कि आपकी ये काम कब हुआ था, इस वजह से। फिर वो कहते हैं प्रोनाउन रेफरेंस, कि प्रोनाउन के जो रेफरेंस होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोनाउन, वो आइडेंटिफिकेशन होते हैं आपके प्रोनाउन की। तो टू कॉमन प्रोनाउंस जो इसके प्रोनाउन रेफरेंस में होती हैं, सबसे पहले होता है कि अनक्लियर प्रोनाउन रेफरेंस और दूसरा होता है ब्रॉड प्रोनाउन रेफरेंस। यानी एक तो ये कि अनक्लियर हो आपके प्रोनाउन का रेफरेंस, तब भी कंफ्यूजन होती है, दूसरा ये कि इतना ब्रॉड हो कि समझ ही ना आ रहा हो कि यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो आपका प्रोनाउन का रेफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे है कि यूज अ प्रोनाउन इंस्टीड ऑफ नाउन ओनली इफ द कनेक्शन इज इंटरनेट टू द इंस्टीडेंट ऑफ द प्रोनाउन इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। वो कहते हैं कि प्रोनाउन यूज ही आप तब करो जब आपको पता है, ऊपर वाले से आपको पता चल रहा है कि ये नाउन जो है वो ये वाला था और उसका प्रोनाउन यूज हो रहा है। यानी कि अगर आपने फिक्रे के शुरू में बंदे का नाम ले लिया या जिस चीज़ का आप बात करें उसका नाम ले लिया, तो देन तो आप प्रोनाउन यूज कर सकते हो। यानी कि आप देखो कि इस फिक्रे का उस फिक्रे के साथ अगर लिंकेज स्ट्रॉन्ग है तब मुझे प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना। यानी कि सेम जेंडर चल रहा है, सेम चीज़ चल रही है, तो फिर तो मुझे यूज़ करना चाहिए प्रोनाउन, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अवॉइड करेंगे। ब्रॉड प्रोनाउन यूज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इफ द कनेक्शन इज इंटेंडेड। ब्रॉड प्रोनाउन क्या होता है कि आपने ऊपर 2-3 लोगों का नाम लिया था, अब आप नीचे एक ऐसा प्रोनाउन यूज कर रहे हैं जो किसी एक के लिए, तो अब समझ नहीं आ रहा कि ये उसमें से किसके बारे में आगे से कंटिन्यूसली बात हो रही है, ठीक है। अब ऊपर आपने कहा था अली, अहमद और अकबर, तीनों के बारे में आपने बात करना शुरू की, ठीक है, नीचे आप आके आपने क्लैरिफाई भी नहीं किया आप किसकी बात कर रहे हो और आप हिज लगा देते हो, तो अब हमें नहीं पता कि अली के बारे में आगे आप बताने जा रहे हो, अहमद के बारे में या अकबर के बारे में, तो ये है ब्रॉड प्रोनाउन, यानी ऐसी चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। फिर आगे है प्रोनाउन केस, यानी प्रोनाउन 3 हालतों में होता है। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव होता है जब वो एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जब वो एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा होता है, पॉजेसिव होता है जब वो एज अ पोजेसर जो है वो कर रहा होता है। और यहाँ पे तीनों की बताई गई, जैसे सब्जेक्टिव में अगर यूज़ कर रहा हो एज अ सब्जेक्टिव यूज़ होगा तो वो आई होगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो मी हो जाएगा और पोजेसिव में हो जाएगा तो माई हो जाएगा। ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सॉरी प्रोनाउंस, उनके यहाँ पे इन्होंने तीनों फॉर्म्स लिखी हुई हैं कि किस केस में वो किस तरीके से यूज़ होंगे। तो ये यू का जो है वो यू ही रहेगा, और देन जब वो पोजेसिव में आ जाएगा तो योर हो जाएगा, ही का हिम, देन हिज, शी का हर और देन हर, इट इट्स। और ये सारे जितने भी मतलब यूज़ होते हैं प्रोनाउंस, उनके इन्होंने तीनों फॉर्म्स लिख दिए हैं, जिनसे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा किस हालत में और फिर हमें कहाँ पे यूज़ करना है। अगर वो सब्जेक्ट की हालत में है तो हमें वो यूज़ करना है, और अगर वो जो है वो ऑब्जेक्ट की हालत में हमें वूम यूज़ करना है, और अगर वो पोजेसिव हालत में तो हमने वूज यूज़ करना है। यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कौन सी है, उस लिहाज से आपको लगाना है ताकि आपके वो फिक्रे को स्ट्रॉन्ग करे, ना कि उसे वीक करे और सामने वाले को कंफ्यूज कर दे। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।